हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ नीलेश कुमार। आज पावर शेयरिंग सिविक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10 के लिए है ये, जो पहला चैप्टर है सिविक्स का, पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग देश में किस तरह का पावर शेयरिंग था उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें दो इंपॉर्टेंट स्टोरी दिया गया है, खासकर बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, जिससे सीख मिलती है बहुत बड़ी, उसके बारे में देखेंगे। और पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है इसके बारे में आगे इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो भारत एक क्योंकि भारत का नहीं, अब तो दुनिया का लगभग हर देश है जहाँ पे पावर की शेयरिंग हो रही है। पावर शेयरिंग कहने का मतलब है कि कहीं भी अभी देखिए तो यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं है, हर जगह फेडरल गवर्नमेंट हो गई है। फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर सिर्फ एक ही आदमी के पास होता है, या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास। वही जो करना चाहेगा करेगा। लेकिन जब पावर शेयरिंग की हम बात करते हैं, जब फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो पावर जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग लेवल पे। जैसे इंडिया में है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल लेवल गवर्नमेंट। हाँ, तो उसी तरह इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जो पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग भी पढ़ेंगे। इसके बारे में एक और मैं इससे पहले लेक्चर में जिक्र भी किया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले जो कंटिन्यूस में करेंगे हम लोग, दो देश बेल्जियम और श्रीलंका के पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे अलग अलग तरह के कम्युनिटी के लोग रहते थे, उसके बीचों में कैसे पावर की शेयरिंग की और किसने बेहतर तरीके से किया, इसके बारे में भी वहाँ से एक कंक्लूजन निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बेल्जियम का इथेनिक कंपोजिशन को समझ लेते हैं। देखिए, इथेनिक कंपोजिशन कहने का मतलब क्या होता है। इथेनिक कहने का मतलब होता है कि एक ही देश में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के बोलने वाले जो लोग होते हैं, उसका जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग कहते हैं इथेनिक, ठीक ना। तो इन द सेम कंट्री पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, क्रीड एंड टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, दे आर कॉल्ड द इथनिक, ठीक ना। उसको हम क्या कहते हैं, इथनिक कहते हैं। और इस तरह के कंपोजिशन को, इस तरह के मिक्सचर को क्या कहते हैं, इथनिक कंपोजिशन कहते हैं। तो बेल्जियम एक बहुत ही छोटा देश है यूरोप का, मतलब साइज में देखा जाए तो हरियाणा से भी छोटा होगा, जो हमारा स्टेट है हरियाणा उससे भी। उसमें जो देखिए कितने लोग रहते थे, कितने तरह के, 59% जो थे वो फ्लेमिश रीजन में थे, रहते थे। वो क्या बोलते थे, डच, मतलब डच बोलने वाले 59%। 40% फ्रेंच बोलने वाले थे जो वलोनिया रीजन में रहते थे, और बाकी 1% जो बच गए वो जर्मन थे, जो जर्मन स्पीक करते थे बेल्जियम में। तो देखिए सबसे पहले क्या आ गया, डच बोलने वाले लोग 59%, 40% फ्रेंच बोलने वाले और 1% जर्मन बोलने वाले। लेकिन देखिए ये पूरा देश का है ये कंपोजिशन। लेकिन थर्ड फोर्थ पॉइंट पे देखेंगे क्या, कि जो कैपिटल था उनका ब्रसल्स, वहां पे बिल्कुल उल्टा था। बाकी देश में क्या था कि फ्रेंच बोलने वाले कम थे, लेकिन बाकी भाषा बोलने वाला, डच बोलने वाला सबसे ज्यादा था, मेजोरिटी में था। लेकिन ब्रसल्स में उल्टा था, ब्रसल्स में फ्रेंच बोलने वाला ज्यादा था और डच बोलने वाला कम था। तो ये इथेनिक कंपोजिशन है, इससे बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इस तरह के एक कॉम्प्लेक्स ही कहेंगे इसको हम। भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत सारा भाषा बोलने वाले लोग हैं। लेकिन उस समय की, जिस समय की ये कहानी है, मतलब वो 1960-70s की है, उस समय लोग इस तरह के पावर शेयरिंग के बारे में जानते नहीं थे। तो उस समय एक ऐसे कंपोजिशन को लेकर, ताकि किसी में एक हीन भावना नहीं हो, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें कि श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल्स के बीच में ऐसा क्या हुआ था। तो इस तरह के तीन कंपोजिशन को देखा जाए, खासकर जो डच बोलने वाले हैं, फ्रेंच बोलने वाले हैं, और जो ब्रसल्स में बिल्कुल उल्टा है उसका। वहां पे फ्रेंच बोलने वाले जो पूरे देश में माइनॉरिटी थे, वहां पे मेजोरिटी में है, और डच बोलने वाले जो पूरे देश में मेजोरिटी में थे, वहां पे माइनॉरिटी में है। तो ये एथनिक कंपोजिशन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा इसका, ताकि आपको एग्जाम के समय रिवीजन में बहुत सारा यूजफुल होगा। क्योंकि एग्जाम के समय तो आप फिर बुक पढ़िएगा नहीं, नोट्स रहेगा तो आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैप है कि किस रीजन में, बेल्जियम का एक मैप है, किस रीजन में किस तरह के लोग रहते हैं। एक बार आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आइए, अब देखिए क्या कारण था डच और फ्रेंच के बीच के लोगों में। मैंने बताया एक कारण वहाँ पे कि पिछले स्लाइड में, कि कैसे जो डच बोलने वाले लोग थे पूरे रीजन में, पूरे देश में ज़्यादा मेजोरिटी में, लेकिन ब्रसल्स में माइनॉरिटी में थे। तो सबसे पहला था कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच बोलने वाले थे, माइनॉरिटी इसलिए कहा गया क्योंकि पूरे देश में ये लोग माइनॉरिटी में थे, मात्र 40% ही थे। वो रिच भी थे और पावरफुल भी थे, ठीक ना, मतलब अमीर थे और पावरफुल थे। दूसरा कारण क्या था कि जो डच स्पीकिंग पीपल है, वो इकोनॉमिक और एजुकेशन बहुत बाद में उन लोगों को मिला, मतलब उनके
यहाँ जो लिटरेसी रेट था वो अच्छा नहीं था। जैसे अभी हमारे यहाँ भी देखें तो बहुत सारे कास्ट में या खासकर आज की डेट में भी लड़कियों को कम लिटरेसी रेट पाया जाएगा। मतलब नॉर्थ इंडिया में यदि आप देखिएगा तो लिटरेसी रेट बहुत कम है लड़कियों का कंपेयर टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में चूंकि लोग ज़्यादा शिक्षित हैं तो वहाँ पे वो लड़का लड़की में कोई भेद नहीं करते हैं। तो उसी कारण उसी तरह से कुछ वहाँ भी होगा, जिस कारण से डच स्पीकिंग वाले जो लोग थे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले ही देख लिया कि वो ज़्यादा अमीर थे नहीं, और उनकी शिक्षा भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कंपेयर टू फ्रेंच। तो ये कारण दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसल्स। कारण आप पहले ही समझ गए, पहले ही मैंने बताया कि वहां पे ज्यादा क्यों था, क्योंकि ब्रसल्स का जो प्रॉब्लम था, डच वाले कम बोलने वाले लोग थे। डच स्पीकिंग पीपल कंसिडर मेजोरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। हाँ, मैंने पहले ही बताया कि वहां पे जो पूरे देश में मेजोरिटी में थे, यहाँ माइनॉरिटी में थे। ये तीन टेंशन था उनके बीच में, परेशानी थी फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच में। देखिए मैं सब जिस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड पूछता है या फिर आपके स्कूल एग्जाम में पूछा सकता है उस तरह से मैं पूरा बना के दिया हूँ आपको, ताकि एग्जाम के समय आपको कहीं टेंशन नहीं हो बुक पढ़ने का। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो निकाल के यहाँ पे आपको रख दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब लोकेशन देख लेते हैं और इथनिक कंपोजिशन देख लेते हैं श्रीलंका का। अभी तो बेल्जियम का देखे थे। श्रीलंका जानते हैं कि हमारे जो दक्षिण तट है, कन्याकुमारी और तमिलनाडु है, उसके दक्षिण में है, और वो तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से कुछ किलोमीटर दूर है। बीच में एक स्टेट है जिसको पालकम स्टेट कहते हैं। अब देखिए वहाँ का कंपोजिशन क्या है। वहाँ 74% लोग सिन्हाला थे, सिन्हाला स्पीकर्स, और 18% तमिल स्पीकर्स थे। ठीक ना। सिन्हाला लोग खासकर बौद्ध धर्म को, सब तो बौद्ध धर्म को ही फॉलो करते थे, लेकिन ज्यादातर सिन्हाला जो थे वो बौद्ध धर्म को कम फॉलो करते थे। ज्यादातर तमिल लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। आप भी यहाँ भी तमिलनाडु में जाइएगा तो लोग बौद्ध धर्म के ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। अब तमिल्स में भी दो ग्रुप था। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री श्रीलंकन तमिल 13%, और बाकी कुछ ऐसे थे जो तमिलनाडु से, मतलब इंडियन तमिल, जो कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश रूल में इंडिया को छोड़ के वहां चले गए थे। ठीक ना। फोर फादर कम फ्रॉम इंडिया एज ए प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। मतलब मतलब काम के मजदूरी के सिलसिला में वहां चले गए तो वहीं रह गए। तो अब तमिल्स में भी दो आ गया। सबसे पहले सबसे ज्यादा सिन्हाला है 74%, 18% तमिल है। तमिल में भी दो, एक श्रीलंकन तमिल्स जो नेटिव है वहां का, मतलब 13%, 18% में से, और 5% कौन होगा, जो इंडियन तमिल्स है। अब देखिए यहाँ पे इसी को देखेंगे कि जो श्रीलंका था इस चीज को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया, जिस कारण से वहां सिविल वार भी हो गया। ठीक ना। गृह युद्ध हो गई। अभी तक हाल में 1970s 80s के आसपास ये लगभग शांत हुआ, तब जाके श्रीलंका स्टेबल हुआ। ठीक ना। अब देखिए श्रीलंका में मेजोरिटीज्म पहले क्या होता है उसको समझ लेते हैं। मेजोरिटीज्म इन श्रीलंका कहने का अर्थ ये है कि जो लोग ज्यादा संख्या में हो और जिसके हिसाब से ही नियम कानून बने, उस तरह के रूल एंड रेगुलेशन को कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। नाम से ही समझ में आया, मेजोरिटी, जिसकी मेजोरिटी है उसके हिसाब से ही काम चलेगा, उसके हिसाब से ही रूल बनेंगे, उसके लिए ही सब कुछ होगा, उसको बोलते हैं, उस पूरे पॉलिसी को बोलते हैं मेजोरिटिज्म। तो श्रीलंका ने भी उसी पॉलिसी का इस्तेमाल करके नियम बनाया। श्रीलंका 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। सिन्हाला जो कम्युनिटी थे वो डोमिनेंस हुए, गवर्नमेंट में पावर में आए, और उन्होंने क्या क्या स्टेप लिया यहाँ दिया। 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया और सिर्फ सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अब जैसे मान लीजिए भारत में इतना सारा भाषा बोला जाता है, लगभग 22-23 भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है। यदि एक भाषा होता तो अलग अलग राज्य के रहने वाले लोग के अंदर भी एक हीन भावना क्रिएट होता। लेकिन इस इतनी सारी भाषा को देखिए, बोलियां तो बहुत सारी होती है लेकिन भाषा क्या है, कुछ है। तो इतने सारे भाषाओं के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक राज्य के लिए एक भाई ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तमिल में है तो आप तमिल में काम कर सकते हैं। मतलब जिस अहिंदी क्षेत्र में जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पे आप उस राज्य का लोकल भाषा में आप काम कर सकते हैं। तो ये एक फायदा हुआ। लेकिन वहाँ पे लोगों ने क्या किया, सिन्हाला को ही सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, जबकि तमिल बोलने वाले भी लोग तो थे। है ना। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई जिसमें यूनिवर्सिटी पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब में सिन्हाला लोगों को मतलब क्या बोले इसको, आरक्षण मिलती थी, बिल्कुल है ना, फेवर मिलता था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो सिर्फ प्रोटेक्ट करता बुद्धिज्म को, मतलब तमिल लोग के लिए कोई नियम था ही नहीं। मैंने बताया कि सेल्फ प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। फोस्टर बुद्धिज्म मतलब जो सिन्हाला के लोग जो मानने वाले बुद्धिज्म थे, उस तरह के बुद्धिज्म को कहते हैं फोस्टर बुद्धिज्म। ठीक ना। तो उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया दैट बिल्ड अप दैट स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, मतलब सिर्फ बुद्धिज्म का ही बढ़ावा करेंगे, इसके लिए उन्होंने एक नियम बना दिया। तो इन सब कारणों से लोगों के बीच में एक मतलब भय जो बोलते हैं पैदा हो गया। सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिए, गवर्नमेंट पोजीशन के लिए, यूनिवर्सिटी के पढ़ाई के लिए, सबके लिए आप उसी को आरक्षण दीजिएगा तो दिक्कत है। ठीक है। तो देखिए आगे फिर आप देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा। इन्होंने तो कर तो दिया बड़ा अच्छे से,
ऑल द गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिटेशन, एलिटेशन मतलब हीन भावना होता है, ठीक ना, among the श्रीलंकन तमिल्स। उन्होंने they felt that government and constitution government policy decide their equal political right, उनके अंदर ये लग गया कि मेरा शोषण हो रहा है, हमारा जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है, हमें ना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जॉब में बराबर, ना ही किसी एजुकेशन के यूनिवर्सिटी में मिल रहा है। तो ये इनके अंदर क्या किया, एक डर पैदा कर दिया, भय पैदा कर दिया, जिसके कारण से तमिलनाडु में, सॉरी, श्रीलंका में एक सिविल वार हो गया, गृह युद्ध हो गया, आपस में ही लोग लड़ने लगे, सिन्हाला तमिल लोग भिड़ने लगे, ठीक ना। तो ये सब देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड में भी पूछा जाता है, इसलिए सबका आप नोट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब श्रीलंका का डिमांड क्या था, अब भाई उनका कुछ ना कुछ तो डिमांड होगा ना। श्रीलंकन तमिल्स ने एक पार्टी लॉन्च किया, ठीक है, और पार्टी में तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का डिमांड रखा। उन्होंने ये भी बोला कि हमें एक रीजनल ऑटोनॉमी दे दीजिए। बिल्कुल मांगेगा भाई, जब आप उनका कुछ कदर ही नहीं कर रहे हैं, वो आपके देश के लोग हैं, तो आप उनको कुछ तो दे दीजिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग रीजनल ऑटोनॉमी ही मांगने लगे। दे डिमांडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स, जो नहीं था मिल रहा था, और तमिल को चाहते थे एक अलग प्रोविंस बना देना, एक अलग राज्य बना देना, ठीक है, मतलब एक अलग देश बन जाए, वहां पे सिर्फ तमिल लोग रहे, ठीक है। तो ये सब इनका डिमांड था, इसको आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन देखिए बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम कैसे अलग है, ये डिफरेंस भी पूछता है एग्जाम में, तो आप जब मैं बेल्जियम का बताऊंगा तो आप समझ जाइएगा इस चीज को। श्रीलंका के जैसा श्रीलंका सिन्हाला के जैसा बेल्जियम ने अलग फॉलो किया पावर शेयरिंग का। उन्होंने वो समझ गए थे पहले ही कि इस रीजनल डिफरेंसेस की वजह से और कल्चरल डाइवर्सिटीज की वजह से, ठीक ना, लोगों के बीच में एक डर पैदा हो सकता है, जिस कारण से एक गलत प्रभाव पड़ेगा और देश के लिए खतरा होगा। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन एक बनाया जिसमें नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर को इक्वल सैलरी इक्वल सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होंगे, जितना डच होंगे उतना फ्रेंच भी होंगे। कुछ स्पेशल लॉ बनाया जो सपोर्ट करता था मेजोरिटी मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। बोले कि एक ऐसा कुछ कानून बनाया है इसमें जो मेजोरिटी मेंबर्स होंगे वो हर एक सदस्य से होंगे। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जहां से भी आएंगे दोनों बराबर में आएंगे, जितना फ्रेंच आएंगे उतना डच आएंगे, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं रखा जाएगा, मतलब दोनों के लिए इक्वल वेटेज दिया गया। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बना के कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी पद होगा, कोई भी काम होगा, उसमें दोनों क्या होंगे, बराबर के हकदार होंगे, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया, मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट। अब देखिए क्या किया इन्होंने, फेडरलिज्म का बड़ा अच्छा एग्जांपल सेट किया इन्होंने। क्या किया, पावर कुछ स्टेट को भी शेयर कर दिया, सिर्फ अपने पास नहीं रखा। ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री द स्टेट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इन्होंने ये भी कहा कि जो स्टेट है गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम वो नहीं करेगी, वो अपने राज्य का डेवलपमेंट खुद से करेगी। ये भी एक अच्छा काम किया। अब मान लीजिए ब्रसल्स में यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट होगी, वहां तो ठीक है, दिल्ली में क्या है, एग्जांपल लीजिए, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, अपने हिसाब से काम करता है, हाँ। तो ब्रसल्स का भी वहां पे बेल्जियम का राजधानी को देख लिया, वहां कोई स्टेट गवर्नमेंट होगी तो वो अपने हिसाब से अपना डेवलपमेंट का काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करेगी पूरे देश को लेकर। ब्रसल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट, देखिए इसमें भी आता है, इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रसल्स का भी एक अलग गवर्नमेंट बना, वहां पे दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। जो पीछे हम लोग परेशानी पड़े थे कि फ्रेंच बोलने वाले यहाँ ज्यादा हो गए, डच बोलने वाले कम हो गए, जो दूसरे देश में, पूरे देश में अलग था। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स। उन्होंने ऐसा इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो भी कहते भाई हम तो यहाँ ज्यादा है, हमको चाहिए ज्यादा, क्योंकि डच स्पीकिंग पीपल जो ज्यादा थे पूरे देश में, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल पोजीशन दिया गया। तो ये सब कुछ अच्छा कार्य किया जो श्रीलंका नहीं कर पाया था, इस कारण से वहां पे गृह युद्ध हो गया। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वहां पे एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाया, इसको हम लोग यहाँ पे आज लोकल लेवल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको वहां पे कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक। और ये कौन इलेक्ट करता था, भाई इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कमिटी। ऐसे क्या किया कि डच के लिए एक अलग कमेटी बना दिया, डच वाले क्या करेंगे, अपने कल्चर का, अपने भाषा का प्रमोशन के लिए लोगों का बातों को समझ के सरकार के सामने रखेंगे। फ्रेंच वाले के लिए अलग बना दिया, जर्मन, अब जर्मन भी तो था वहां पे, जर्मन को भी तो कुछ चाहिए, जर्मन वाले के लिए अलग बना दिया। और उनको सारा जगह एजुकेशन में लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज और कल्चर इश्यूज का जितना भी समाधान था वो कौन देता था, कम्युनिटी गवर्नमेंट देता था। इससे क्या हुआ, लोगों को गवर्नमेंट से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई, और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक ना, कि कैसे इतने सारे डाइवर्स कल्चर को हम एकोमोडेट कर पाए हैं, ठीक है। तो ये एक अंतर था श्रीलंका गवर्नमेंट में, जिन्होंने अपने तमिल पीपल को नहीं समझे, और इन्होंने अपने जो भी फ्रेंच बोलने वाले हो, जर्मन बोलने वाले हो, जो भी रीजन में थे, उनको समझ के और इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया अपने पूरे
गवर्नमेंट सिस्टम में, और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया 3 टियर गवर्नमेंट का, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जो लोकल लेवल गवर्नमेंट कहते हैं वहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में अभी इतना ही है, ये मान लीजिए 2 टॉपिक हुआ है आपका, अभी 1-2 लेक्चर और आएगा इसका, आगे हम लोग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये क्वेश्चन का आप बार बार मतलब जितना भी मैं पढ़ाया हूँ इसमें, ठीक ना, इसका आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि आपको फिर एग्जाम में बुक पढ़ने का टाइम मिलेगा नहीं, और आपके पास नोट्स बना रहेगा, अभी लिखिएगा तो आपके दिमाग में भी बहुत सारा कुछ बैठ जाएगा, ठीक है। तो नोट्स बना के रख लीजिए, ताकि जब स्कूल खुले तो आपको फिर नोट्स बनाने की हड़बड़ी नहीं रहे, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं हो कि भाई बुक से पढ़ने का टाइम नहीं है, ताकि आपका एग्जाम में फिर इसका अफेक्ट, इसका प्रभाव नहीं पड़े। तो मैं उस तरह का सारा आपको पॉइंट बाई पॉइंट, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, टॉपिक बाई टॉपिक बना के देता जाऊंगा, जो या तो आपके स्कूल के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, या बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो आशा करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। यदि लेक्चर में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा मुझे, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। तो तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।